नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। अपनी क्लास चल रही थी बायोलॉजी की, जिसके अंदर हम जीव विज्ञान को पढ़ रहे थे। ये जो भी आपको PDF वगैरह मिल रही हैं, जो भी क्लास मिल रही हैं, इसको NCERT बेस्ड पर है, यानी कि NCERT को आधार बनाकर हमने इन क्लासेस को आपके लिए बनाया है, ताकि एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको मिल जाएं और NCERT को बार बार आपको पढ़ने की भी ज़रूरत ना पड़े। आज का टॉपिक है अपना ऊतक, यानी कि टिश्यू के बारे में जानेंगे। आखिरकार क्या होता है टिश्यू, कैसे टिश्यू से हमारे शरीर का निर्माण होता है। चीज़ों को ट्रिक से याद करेंगे और हम मैप्स का भी यूज करेंगे, यानी कि फिगर्स का भी यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो जिसमें आपको बताने वाले हैं, आज अपना टॉपिक है एनिमल टिश्यूज़ का। आसान तरीके से समझेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर वगैरह जरूर करा करिए, ठीक है। और आप लोगों ने अभी तक नोट्स बनाना शुरू नहीं किया है तो नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा। नोट्स बनाइए, 2-3 बार नोट्स को पढ़िए और 2-3 बार वीडियोस को देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिक सब कुछ याद हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज की इस क्लास की और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है मेरे भाई टिश्यू, जिसे हम कहते हैं ऊतक। आखिरकार क्या होता है ऊतक और सबसे पहले किसने इसकी खोज की थी? सर्वप्रथम टिश्यू शब्द का प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक विचट ने किया था, जिसका विकास एक लैटिन शब्द टेक्सर से हुआ है। इसका अर्थ होता है बुनना, यानी कि वीव। देखिए, सबसे पहले किसने इस टिश्यू शब्द को प्रयोग किया था? तो सबसे पहले किया था फ्रांस के वैज्ञानिक थे विचट, और लैटिन शब्द है टेक्सर, उससे ये शब्द बना है टिश्यू। इसका अर्थ क्या होता है? बुनना, यानी कि वीव होता है। ऊतकों का अध्ययन, अगर कोई व्यक्ति ऊतकों का अध्ययन करना चाहता है, यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यूज़ की बात करें, तो ये क्या कहलाएगी? हिस्टोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मेलपिघी ने की, इसलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है? तो मार्सेलो मालपिघी को कहा जाता है। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये वैज्ञानिक थे इटली के। क्लियर है? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। हिस्टोलॉजी का जो अध्ययन है सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इटली के वैज्ञानिक ने किया था, मार्सेलो मालपिघी ने किया था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है। अब समझते हैं ऊतकों को। ऊतक आखिरकार क्या है? ऊतक क्या है? देखिए, सबसे छोटी जीवन की जो मौलिक इकाई है, हमारे शरीर या हमारे तंत्र की जो मौलिक इकाई है, सबसे छोटी इकाई होती है, फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो होती है कोशिका। यानी कि क्या होता है? कोशिकाएं बनती हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक और इसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह पाए जाते हैं। कुछ कोशिकाएं, जब कोशिकाएं मिलती हैं तो कोशिकाओं के जो समूह बनता है, कोशिकाओं के मिलने से जो समूह बनता है, उस समूह से क्या किसका निर्माण होता है? ऊतकों का निर्माण होता है। तो समान कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह कैसा होना चाहिए? समान कोशिकाओं का, समान कोशिकाओं का समूह जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक जगह एकत्रित होते हैं, उन्हें ऊतक कहा जाता है। जब कोशिकाएं समूह में होती हैं तो उसे ऊतक कहा जाता है। समान प्रकार की जब कोशिकाएं मिल जाती हैं और उन कोशिकाओं से कोई विशेष कार्य होता है, कोई एकत्रित हो जाती हैं विशेष जगह पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। अब आप कहोगे सर टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एनिमल टिश्यूज, जिन्हें हम जंतु ऊतक कहते हैं, जबकि दूसरे होते हैं पादप ऊतक, जिन्हें हम प्लांट टिश्यू के नाम से जानते हैं। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। कल का जो वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, यानी कि पादप ऊतक के बारे में। थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऊतक होती, सेल होती है। सेल से ग्रुप ऑफ सेल्स, समान सेम ग्रुप ऑफ सेल्स बोल सकते हो आप। सेम ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कि समान कोशिकाओं का जो समूह होता है, उससे ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतकों के बनने से ऊतकों का जो समूह होता है वो ऑर्गन्स यानी कि अंग का निर्माण करता है। अंगों का जो ग्रुप होता है वो अंग तंत्र का निर्माण करता है, ऑर्गन सिस्टम का। और ऑर्गन सिस्टम जो मिलकर बनाता है, जीव का उत्पादन कर देता है। तो जीव कैसे बनता है? जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। उसके बाद ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, और बाद में किसका निर्माण होता है? जीव का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जीव का निर्माण होता है। क्लियर है कि नहीं? ये वाली बात आपको समझ में आई कि नहीं, ये बताइए।
बाकी यहाँ फिगर में भी दे सकते हैं आप लोग। ये आपका सेल्स हो गई, सेल से ग्रुप ऑफ सेल्स क्या, टिश्यू, टिश्यूज को मिलाया तो अंग बन गया, अंग से क्या बन गया, अंग तंत्र बन गया, और अंग तंत्र से जीव का निर्माण हो गया। आप मेल फीमेल या फिर एनिमल वगैरह भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। अब समझते हैं जंतुओं के प्रकारों के बारे में। आखिरकार हम जंतु ऊतक पढ़ने वाले हैं, तो जंतुओं के प्रकारों के बारे में पता होना चाहिए। तो जंतु ऊतक के प्रकार क्या होते हैं? टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के एनिमल टिश्यूज होते हैं। सबसे पहला होता है उपकला ऊतक, जिसे हम एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं। दूसरा होता है पेशीय ऊतक, जिसे हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तीसरा है संयोजी ऊतक, जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और चौथा है तंत्रिका ऊतक, जिसे हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। तो जंतु ऊतक यानी कि एनिमल टिश्यू कितने प्रकार का होता है? एनिमल टिश्यू 4 प्रकार का होता है। उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे कि उपकला ऊतक के अंतर्गत क्या आता है, पेशी ऊतक के अंतर्गत क्या आता है, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक के अंतर्गत क्या आता है, और नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक के अंतर्गत क्या आता है। इनके डिफरेंसेस को अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उपकला ऊतक की यानी कि एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। यह ऊतक हमारे शरीर की बाहरी व भीतरी परत बनाने का काम करता है। ये एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये बाहरी परत को बनाने का काम करता है। जैसे आपने चिक्स को देखिए, आईब्रो को देखिए, कान के ऊपर की जो परत है उसको देखिए, ब्रेस्ट की जो ऊपर की परत है एपिडर्मिस है उसको देखिए। तो ये जो बनती है ये किससे बनती है? एपिथेलियल टिश्यू से बनती है। यह शरीर की खुली सतहों, ओपन सरफेस को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। यह शरीर के उन सभी जगहों पर पाई जाती हैं जिसकी सतह खुली हो, जिसे बाहरी पदार्थों द्वारा नुकसान पहुंच सकता है। हमारी त्वचा यानी कि जो स्किन होती है इन्हीं ऊतकों से मिलकर बनी होती है। इसी ऊतक की कमी से झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। यह ठंड से बचाने के काम करती है, सुंदरता भी प्रदान करती है और चोटों से रक्षा का भी प्रदान करती है। इसके बाद देखते हैं उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो ये कुल मिलाकर 4 प्रकार का होता है। पहला होता है इसका भाग सरल सल्की उपकला, जिसको हम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। दूसरा है स्तरित उपकला, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। जबकि तीसरा है स्तंभाकार उपकला, कॉलमनर एपिथेलियम। और चौथा इसका भाग होता है घनाकार उपकला यानी कि क्यूबोइडल एपिथेलियम। अब इनके भागों के बारे में समझेंगे कि आखिरकार सरल सल्की एपिथेलियम, स्तरित उपकला, स्तंभाकार उपकला और घनाकार उपकला में आखिरकार क्या अंतर है। चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को नोट करते हैं अपनी नोटबुक में। सबसे पहला भाग होता है सरल सल्की एपिथेलियम, जिसके सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। ऐसी ऊतक कोशिकाएं जो चपटी होती हैं, यह अत्यधिक पतली व कोमल सतह का निर्माण करती हैं। जैसे आपने टाइल देखी होगी किचन वगैरह में, तो जो टाइल लगी रहती हैं ये उसी तरीके से होती है, मतलब पतली और कोमल सतह का निर्माण करती है। और ये क्या है, एक की बगल में एक, एक की बगल में एक टिश्यू को रख दिया जाता है, तो उससे सरल सल्की एपिथेलियम बन जाता है। इन कोशिकाओं के केंद्रक जो न्यूक्लियस होते हैं वो भी क्या होते हैं, चपटे होते हैं। ये कहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो ये हमारे कंकाल, जो हमारे फेफड़े हैं, फेफड़ों के अंदर जो वायुकोश है एल्वेली जिनको हम कहते हैं, उनके अंदर देखने को मिल सकता है। ये अपने ग्रास नली के अंतर्गत देखने को मिल सकता है। और ये अपना कहाँ देखने को मिल सकता है, रक्त नलिकाओं की जो दीवारें होती हैं उनमें देखने को मिल सकता है। और शरीर की जो बाहरी सतह होती है, आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी होता है, उसमें भी सरल सल्की एपिथेलियम देखने को मिल सकता है। तो ये कोशिकाएं आप ये ऊतक कहाँ देखने को मिलेंगे, ये जो सतह देखने को मिलेगी ये आपको सरल सल्की उपकला, ये आपको बाहरी सतह यानी कि अपनी जो स्किन होती है वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद इसका दूसरा भाग होता है जिसको हम स्तरित उपकला के नाम से जानते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। स्तरित उपकला त्वचा के उपकला कोशिकाओं को कटने फटने से बचाने के लिए त्वचा में एपिथेलियम परतें उपस्थित होती हैं। मतलब ये क्या होता है, एक ऊतक के ऊपर नीचे ऊतक, फिर नीचे एक और ऊतक, फिर नीचे और ऊतक, यानी कि ये क्या बनाती हैं, कुछ स्तर सा बनाती हैं, यानी कि क्या बनाती हैं, ये स्ट्रेटिफाइड करती हैं। तो ये क्या है, हमारा जो स्किन है उसको कटने फटने से बचाने का भी काम करती है। ये कोशिकाएं एक पैटर्न में उपस्थित होती हैं, इसलिए इनको स्तरित उपकला भी क्या कहा जाता है।
इसके बाद इसका तीसरा भाग होता है जिसको हम कहते हैं घनाकार उपकला, क्यूबोइडल एपिथेलियम। आखिरकार ये क्या है? तो यह घन क्यूब के आकार की कोशिकाओं का बना होता है। इसका मुख्य कार्य स्राव और अवशोषण, सेक्रिएशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। उदाहरण के लिए अगर आप बात करें तो ये कहाँ पाई जाती हैं? हमारी जो लार ग्रंथि होती हैं इन द सैलिवरी ग्लैंड्स, उनमें ये पाई जाती हैं जहाँ से लार निकलती है। अब लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो टॉयलिन नामक एंजाइम लार के अंदर पाया जाता है। गुर्दे की नलिकाओं में इन ट्यूब्स ऑफ द किडनीज और ब्रसड़ और अंडाशय की ग्रंथियों का निर्माण में भी इसका यूज होता है। तो घनाकार उपकला क्यूबोइडल एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है लार ग्रंथियों में, गुर्दे की नलिकाओं में पाया जाता है, ब्रसड़ और अंडाशय के जो ग्रंथि होती हैं उनमें भी ये पाया जाता है। क्लियर है? चौथा इसका भाग होता है स्तंभाकार उपकला। चलिए आखिरकार समझते हैं क्या है स्तंभाकार उपकला। यह लंबी और पतली कोशिकाओं के एक स्तर बना होता है। लंबी और जो पतली कोशिकाएं होती हैं उनका स्तर बना होता है। इसकी सतह माइक्रोविली पाई जाती है। इसकी सतह पर क्या पाए जाते हैं? माइक्रोविली पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए आमाशय की लाइनिंग में और परतों में इन गैस्ट्रिक लाइन और छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये देखने को मिलता है। तो छोटी आंत में, लाइनिंग में ये आपको देखने को मिल जाएगा स्तंभाकार उपकला ऊतक। क्लियर है? इसके बाद इसका दूसरा भाग आता है, उसको पढ़ते हैं हम पेशीय ऊतक। अभी हम जंतु ऊतक पढ़ रहे थे। जंतु ऊतक में जो एनिमल टिश्यूज है उसका दूसरा पार्ट पढ़ रहे थे टिश्यू का। तो ये दूसरा भाग होता है मस्कुलर टिश्यू, जिसे हम कहते हैं पेशीय ऊतक के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो पेशीय ऊतक मस्कुलर टिश्यू वे ऊतक हैं जिनसे जंतुओं के शरीर की पेशियां क्या होती हैं? निर्माण होता है। यानी कि जिनसे जंतुओं के शरीर की पेशियों का निर्माण होता है। पेशीय ऊतक लंबी व पतली कोशिकाओं का क्या है? बना होता है। पेशीय ऊतक हमारे शरीर में मांसपेशियों को बनाने और उन्हें नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। पेशीय ऊतक संकुचन के गुण के कारण अंगों में गतिविधि यानी कि जो डायनामिक देखने को मिलता है, गतिशीलता देखने को मिलती है हमारे शरीर में, उसको भी प्रदान करता है। इन पेशियों में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे संकुचनशील प्रोटीन यानी कि कंडक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। इसी संकुचन और शिथिलन से गति उत्पन्न होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो पेशीय ऊतक होते हैं ये क्या है? पेशियों का निर्माण करते हैं, लंबी और पतली कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ये क्या है? मांसपेशियों को बनाने में और उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। संकुचन का गुण होता है इनमें। और ये क्या करते हैं? शिथिलन का भी इनमें, शिथिलन से क्या है? गति उत्पन्न भी करते हैं। पेशीय ऊतक की बात करें तो पेशीय ऊतक के भागों को समझते हैं। आखिरकार क्या है पेशीय ऊतक के भाग? पेशीय ऊतक मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला है रेखीय पेशीय ऊतक, स्टेटेड मस्कुलर टिश्यू, जिसे हम कंकाल पेशीय ऊतक यानी कि स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू या फिर स्वैच्छिक पेशीय ऊतक, वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। दूसरा भाग होता है अरेखीय पेशीय ऊतक, नॉट स्टेटेड मस्कुलर टिश्यू या चिकनी पेशीय ऊतक, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, और अस्वैच्छिक पेशीय ऊतक, इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। तीसरा जिसका जो भाग होता है उसे बोलते हैं हृदय पेशीय ऊतक यानी कि कार्डियक मस्कुलर टिश्यू भी इसको कहा जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं क्या है मस्कुलर टिश्यू। रेखीय कंकाल, स्वैच्छिक पेशीय ऊतक, स्टेटेड स्केलेटल, वॉलंटरी। इन ऊतकों की कोशिकाएं लंबी बेलनाकार एक रेखाओं की तरह प्रतीत होती हैं, इसलिए इसे रेखीय ऊतक कहते हैं। हमेशा हड्डियों से जुड़ी रहती हैं और शरीर को गति में सहायता करती हैं, इसलिए इसे कंकाल कोशिका भी कहते हैं। जिन अंगों पर हमारा नियंत्रण होता है ये वहाँ पर पाई जाती हैं, इसलिए इसे स्वैच्छिक ऊतक भी कहते हैं। यह पेशियों के मुख्य रूप से हाथ, पैर, गर्दन और अन्य अंगों में पाई जाती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण होता है। तो हाथ में पाई जाती हैं, पैरों में पाई जाती हैं, गर्दन में ये पाई जाती हैं। तो ये आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। दूसरा जो पार्ट होता है ये होता है अरेखीय या चिकनी या अस्वैच्छिक पेशीय ऊतक, नॉन स्टेटाइड, स्मूथ या इनवॉलेंट्री टिश्यूज। यह पतली और लंबी होती हैं परंतु इन पर रेखाएं या धारियां नहीं होती, इसलिए इन्हें अरेखीय पेशीय ऊतक कहते हैं। इनका संकुचन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। शरीर के वे अंग जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता वे अस्वैच्छिक पेशी के बने होते हैं, जैसे आहार नली, भोजन का प्रवाह, शरीर के भीतर अंगों का कार्य भी करना इसका पार्ट होता है। इसके बाद ये हृदय पेशीय ऊतक यानी कि कार्डियक मस्कुलर टिश्यू के बारे में जानते हैं। तो यह हमारा हृदय यानी कि कार्डियक पेशी का बना होता है। यह हृदय के अंदर होती है और इनकी क्रियाएं क्या होती हैं?
अनैच्छिक होती हैं। तो हृदय पेशी ऊतक की जो क्रियाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? अनैच्छिक होती हैं। अब हमारा जो हार्ट है वो धड़कता है, हम उसको रोक थोड़ी सकते हैं, तो ये अनैच्छिक है। अब बात करते हैं एनिमल टिश्यू के तीसरे पार्ट, जिसको हम बोलते हैं तंत्रिका ऊतक। महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड और तंत्रिकाओं नर्वस में पाए जाते हैं। यह शरीर की कई गतिविधियों में समन्वय और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य भी करते हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं में को न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है। प्रश्न बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो न्यूरॉन होती है। किडनी की पूछे कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो नेफ्रॉन होती है। इसके बाद पार्ट आता है संयोजी ऊतक, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और ये आपके कोई भी एग्जाम हो जहाँ बायोलॉजी आती है, जो आपका सामान्य बायोलॉजी पूछी जाती है, वहाँ पर प्रश्न यहाँ से बनता है। तो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा इसको। ऐसे ऊतक जो शरीर में विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं संयोजी ऊतक कहलाते हैं। अब इनको समझते हैं। पहला है भाग अस्थि, उपास्थि, लिगामेंट, टेंडन और रक्त। बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन और ब्लड, ये सभी कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट होते हैं। तो बहुत प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं बोन को, यानी कि संयोजी ऊतक को। आखिरकार क्या है संयोजी ऊतक? अस्थि यानी कि बोन। अस्थि एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक होता है। शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करती है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन करने का काम भी अस्थि करती है। इसको अस्थि मज्जा भी कहते हैं और अस्थि मज्जा के अंदर ही आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। बोन अपने अंदर मिनरल्स को स्टोर करके रखती है। जो बोन्स होती हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। इसमें उपस्थित सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आती हैं कार्टिलेज, जिनको हम उपास्थि के नाम से जानते हैं। तो जैसे आपने अपने घुटने पर देखा होगा, तो घुटने में जो बीच वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं कार्टिलेज, और ऊपर और नीचे जो हड्डी होती है उसे बोन बोलेंगे, अस्थि। उपास्थि एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक है। यह जोड़ों को नरम करने, हड्डियों को सरकने और घूमने के लिए एक चिकनी सतह प्रदान करने और उन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का काम करता है जहां लचीलेपन को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल्स को कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। तो कार्टिलेज में जो उपस्थित जीवित सेल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब थोड़ा सा समझते हैं आखिरकार क्या है लिगामेंट और टेंडन। हड्डियों को अगर मांसपेशियों से जोड़ने की बात हो तो यहाँ पर देखेंगे आप, ऊपर हड्डी, ठीक है, और ये नीचे हड्डी। हड्डियों को मांसपेशियों से हड्डियों को हड्डियों से जोड़ रहा है। हड्डियों को मांसपेशियों से जो जोड़ रहा है वो क्या है? आपका हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला वो कहलाता है आपका टेंडन। तो ये देखिए हड्डी और इसमें ये ऊपर मांसपेशी, तो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ना टेंडन कहलाएगा, जबकि हड्डी से हड्डी को जोड़ना क्या कहलाएगा? लिगामेंट कहलाता है। तो प्रश्न बहुत पूछा जाता है, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ना टेंडन, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना लिगामेंट। क्लियर है? इसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू के एक और पार्ट है जिसको हम बोलते हैं रक्त यानी कि ब्लड। रक्त या रुधिर को लाल तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। इनका अंतरकोशिकीय इंटरसेलुलर पदार्थ तरल फ्लूइड होता है जिसमें कोशिकाएं बिखरी रहती हैं। रक्त हमारे शरीर में पाए जाने वाला एकमात्र तरल संयोजी ऊतक है। तो क्या है, रक्त क्या होता है? एकमात्र तरल संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है। तरलता इसमें पाई जाती है। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कुल मिलाकर वीडियो बहुत अच्छा रहा आज का, और टिश्यू का पहला पार्ट खत्म हो चुका है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? जिसमें हमने पढ़ा है टिश्यू के बारे में, पढ़ा एनिमल टिश्यू के बारे में, जिसमें हमने एनिमल टिश्यू के पार्ट्स को पढ़ा, जिसमें एनिमल टिश्यू कितने प्रकार का होता है उन चीज़ों को पढ़ा। एनिमल टिश्यू की बात किसने की, खोज किसने की, उसके बारे में पढ़ा। और जंतु ऊतक के प्रकारों के बारे में, जिसमें उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक को पढ़ा है। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।